की कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे द्रव्यमान का मापन। इससे पहले हमने लंबाई का मापन देखा पिछली कक्षाओं में। आज हम देखेंगे कि द्रव्यमान का मापन, जो दूसरी भौतिक राशि है आपकी। पहली भौतिक राशि कौन सी थी? लंबाई। तो लंबाई का मापन हमने देख लिया था। अब जो दूसरी भौतिक राशि है द्रव्यमान, उसका मापन किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। तो चलिए आज देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखिए, द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास, हमने देखना है कि किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ या किसी वस्तु की मात्रा का परिमाण होता है। क्वांटिटी होती है किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की मात्रा कितनी है, कितना उसका परिमाण है, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। हम केवल द्रव्यमान को इस प्रकार से समझते हैं कि कोई वस्तु आपके पास है या कोई आपके पास पदार्थ है, तो उसकी कितनी मात्रा आपके पास है, उसका जो परिमाण है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अब देखिए, जो द्रव्यमान है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का से हम उसको स्टडी कर सकते हैं द्रव्यमान को। एक जड़त्व द्रव्यमान होता है, इनर्शियल मास होता है, और दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल मास। दो प्रकार के द्रव्यमान आपके पास होते हैं। एक जड़त्व द्रव्यमान और दूसरा कौन सा द्रव्यमान है? गुरुत्वीय द्रव्यमान। इनर्शियल मास जड़त्व द्रव्यमान और दूसरा गुरुत्वीय द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल मास। अब क्या डेफिनेशन इनकी होती है उसको देख लेते हैं। पहला है जड़त्व द्रव्यमान, इनर्शियल मास। तो जड़त्व द्रव्यमान, इनर्शियल मास का अध्ययन हम तब करते हैं जब वस्तु किसी क्षैतिज में गति कर रही हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है उसको देख लेते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा इस बल के कारण उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण। अगर किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है तो उसमें क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। तो किसी वस्तु पर आरोपित जो बल है तथा इस बल के कारण, जो उस वस्तु पर बल लगा है उसके कारण उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो होता है, उसका अनुपात क्या कहलाता है? उस वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान कहलाता है। अगर हम किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसको स्मॉल m से प्रदर्शित करें, कैपिटल M से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। स्मॉल m से अगर हम प्रदर्शित कर रहे हैं मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? अगर किसी वस्तु पर बल कितना लग रहा है? F बल लग रहा है, और उस बल के कारण उस वस्तु में त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है? त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? A फॉर एक्सेलरेशन, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन और हिंदी में त्वरण। तो किसी वस्तु पर कितना बल लग रहा है? ये F बल लग रहा है, और उस बल के कारण उस वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है? A त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो बल है, ये F और ये त्वरण का जो अनुपात है F/A, यानी बल और त्वरण का जो अनुपात है वह क्या कहलाएगा? उस वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान कहलाता है। तो यही हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि किसी वस्तु पर जो आरोपित बल F है तथा इस बल के कारण उस वस्तु पर जो उत्पन्न त्वरण A है के अनुपात को, जो अनुपात है उसको क्या कहते हैं? उस वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान कहते हैं। तो इसको इस फॉर्मूले से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर F/A। F वस्तु पर आरोपित बल है और A क्या है? इस बल F के कारण उत्पन्न त्वरण। तो ये m क्या कहलाएगा? उस वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान कहलाता है। और ये कब होता है जड़त्व द्रव्यमान m को? हम कब देखते हैं? जब कोई वस्तु क्षैतिज में, किसी क्षैतिज में गति कर रही हो, क्षैतिज दिशा में गति कर रही हो। अब दूसरा है गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल मास। ये कब गुरुत्वीय द्रव्यमान की बात आप कब करते हैं? जब वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही हो, या तो पृथ्वी की ओर गति कर रही हो, पृथ्वी की ओर आ रही हो वस्तु, मुक्त रूप से गिर रही हो, या पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रही हो, तब हम गुरुत्वीय द्रव्यमान की बात करते हैं। यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में जब कोई वस्तु गति करती है, ठीक है। मतलब मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है, तो वस्तु या तो पृथ्वी की ओर आ रही हो या पृथ्वी नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? देखो, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही है, मुक्त रूप से ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही है, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही हो, तो इस वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जब नीचे की ओर गिरेगी वस्तु तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो जब वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है F, तो उस वस्तु पर अब क्या लगेगा? मान लीजिए पृथ्वी की ओर आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो उस पर एक बल लगेगा,
पृथ्वी की ओर के कारण एक बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, और एक इस बल के कारण, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें क्या होगा, एक त्वरण भी उत्पन्न होगा। पृथ्वी एक त्वरण भी लगाएगी, गुरुत्व त्वरण। उसको किससे, गुरुत्व त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, जी से। ठीक है, तो जो अब इनका अनुपात है, इस गुरुत्वाकर्षण बल और इस गुरुत्व त्वरण का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, अब गुरुत्वीय द्रव्यमान, m बराबर F/g। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही हो तो इस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल F तथा उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण, उस वस्तु पर क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण, उस बल के कारण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पर एक गुरुत्वीय त्वरण लगेगा g के अनुपात को उस वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको भी हमने m से ही प्रदर्शित किया, m बराबर F/g हो गया, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ये तो त्वरण, जैसे कोई गाड़ी आपकी किसी रोड पे चल रही तो क्षैतिज दिशा में चल रही, वो तो जड़त्व द्रव्यमान, वहाँ पर द्रव्यमान क्या होगा, कार का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, जड़त्व द्रव्यमान कहलाएगा। और कोई वस्तु अगर पृथ्वी की ओर आ रही है या पृथ्वी से ऊपर की ओर गति कर रही है तो तब वहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान की बात करते हैं। यानी क्षैतिज दिशा में जब वस्तु गति करती है तो वहाँ पर जड़त्वीय द्रव्यमान की बात करते हैं, और जब आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही हो वस्तु तब गुरुत्वीय द्रव्यमान वहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय द्रव्यमान में क्या है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है F, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, उस वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई जो द्रव्यमान है, दो प्रकार के द्रव्यमान है आपके, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब आगे हम बढ़ते हैं, द्रव्यमान का मापन किस प्रकार से होगा, द्रव्यमान का मापन आप किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है अति सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान का मापन करना है। अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आवेशित कण हैं, बहुत छोटे कण हैं, बहुत अति सूक्ष्म कण हैं। ठीक है, तो उनका मापन आप किस प्रकार से करेंगे, तो उनका मापन करने के लिए एक विधि होती है, स्पेक्ट्रमी लेखी विधि होती है। स्पेक्ट्रमी लेखी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में आप क्या करते हैं, मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें जो आवेशित कण है, चाहे वो धनावेशित कण है चाहे ऋणावेशित कण है, जो भी कण आप ले रहे हैं आवेशित कण, वो गति करता है कहाँ, इस चुंबकीय क्षेत्र में। क्या कहा हमने, मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कोई ये आवेशित कण है, तो जब ये आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इसकी गति वृत्ताकार होती है। इस कण की गति कैसी होती है, वृत्ताकार। बात समझ में आ रही, कोई चुंबकीय क्षेत्र आपके पास है और उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आपके पास आवेशित कण है, मान लीजिए धनावेशित कण है, धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, कोई आवेशित कण है। तो जब वो आवेशित कण क्या करता है, आपका उस चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो वो कैसी गति करता है, ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा, इस तरह से गति करेगा वृत्ताकार मार्ग पर। तो आप इस वृत्ताकार मार्ग, जो भी वृत्ताकार मार्ग होता है उसकी क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। तो आप उस त्रिज्या को नोट कर लेते हैं, उसको ज्ञात कर लेते हैं, आर का मान ज्ञात कर लेते हैं और फिर इस सूत्र में रख लेते हैं, m बराबर QBr/V। क्यू क्या है, आवेशित कण पर जो आवेश होगा, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। आगे आप पढ़ेंगे अगली क्लास में 12th में, चुंबकीय क्षेत्र बी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, आर उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जिस पर वो आवेशित कण गति कर रहा है, और वी जिस वेग से वो आवेशित कण गति कर रहा है उसका मान आप ज्ञात कर लेते हैं। तो आप उस आवेशित कण यानी उस सूक्ष्म कण का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो किस विधि द्वारा, यहाँ पर आपने ध्यान में ये रखना है कि जो अति सूक्ष्म कण होते हैं उनके द्रव्यमान का मापन स्पेक्ट्रमी लेखी विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो भारी कण है या भारी पिंड है उनके द्रव्यमान का मापन किस प्रकार से करते हैं, जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको हम किसी तराजू में रखेंगे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को और तब हम मापन करेंगे, इसका द्रव्यमान का मापन करेंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। तो इसके लिए क्या, इसके लिए एक नियम का प्रयोग करते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम। आगे आप पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण नियम, आपके पास चैप्टर है, F बराबर होता है ये Gm1m2/r²। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या करते हैं, जो भारी पिंड होते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा है, उपग्रह है कोई, तो उसका द्रव्यमान आप इस मेथड से निकालते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा निकालते हैं। तो ये आप आगे पढ़ेंगे इस नियम को। यहाँ पर ये सामान्य जानकारी थी, ये दो चीज़ें। अति सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान आप स्पेक्ट्रमी लेखी विधि द्वारा करते हैं, ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान उनका स्पेक्ट्रमी लेखी विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, और जो भारी पिंड है उनका द्रव्यमान आप गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब जो यहाँ पर आपने अध्ययन करना है, जो आपके सिलेबस में है, वह है सामान्य पिंडों के द्रव्यमानों का मापन। जो सामान्य पिंड है, जो आपके
विजिबल होते हैं, आपको दिखाई देते हैं आपके अपने चारों ओर, उन पिंडों का द्रव्यमान आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास 3 प्रकार के तुला होते हैं, तराजू आप कह सकते हैं। सामान्य पिंडों के द्रव्यमानों का मापन निम्न तुला द्वारा किया जाता है। नंबर 1 है जड़त्व तुला, ठीक है, दूसरा है भौतिक तुला और तीसरा है स्प्रिंग तुला, ठीक है। ये 3 प्रकार के तुला आपके पास होते हैं। एक जड़त्व तुला होता है, भौतिक तुला होता है और एक स्प्रिंग तुला होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जड़त्व तुला। तुला क्या होता है, किस प्रकार से इसके द्वारा द्रव्यमान का मापन होता है। जड़त्व तुला जिसे हम कह रहे हैं, तो उसको देखते हैं। तो ये है आपके पास जड़त्व तुला। तो जड़त्व तुला में क्या होती है, आपके पास इस प्रकार से 2 क्या होंगी, धातु की पत्तियां होती हैं। इस तरह से 2 धातु की पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, धातु की पत्तियां होती हैं। और इसको आप ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा करके एक दूसरे के समांतर और सीधा खड़ा आप उनको करते हैं, ठीक है ना। मतलब उसके दोनों कोने, जो उन पत्तियों के दोनों कोने होंगे, एक जमीन की ओर होगा, एक ऊपर की ओर होगा, और जो उनके समांतर भाग हैं, आमने सामने के भाग, जो समतल भाग है, वो एक दूसरे के सामने रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 2 धातु की पत्तियां लेते हैं। आप देख रहे होंगे, एक ये धातु की पत्ती ये है और एक ये है। यहाँ पर 2 धातु की पत्तियां, एक ये धातु की पत्ती है और एक ये है, 2 धातु की पत्तियां। रखना कैसा है, इनका जो समतल भाग है वो एक दूसरे के सामने होना चाहिए और खड़े होने चाहिए ऐसे, ठीक है ना, जमीन के लंबवत होने चाहिए। और उनके जो समतल भाग है वो एक दूसरे के सामने होने चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से होंगे इनके सामने। ये चपटे जो भाग हैं ये इसके सामने होगा, इसके सामने, और जो ये दूसरा भाग है, ठीक है ना, ये इसके सामने, इस तरह से। और ये खड़े होने चाहिए। ये वाला जो भाग है, एक ये जमीन की ओर होना चाहिए, एक ये ऊपर की ओर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एक भाग ये जमीन की ओर होगा, एक ऊपर की ओर होगा, और ये जो समतल भाग है वो एक दूसरे के सामने होने चाहिए। इस प्रकार से इस चित्र में यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 आपकी क्या है, एक ये पत्ती है धातु की, एक ये धातु की ये वाली पत्ती है, ठीक है ना। ये धातु की पत्ती हमने लिखी हुई है। आप क्या करते हैं, इसके एक सिरे पर, इस वाले सिरे पर ये लकड़ी का एक गुटका आप फिक्स कर देते हैं, ये पेंच के द्वारा। ये मेज है, ये मेज है, ठीक है ना। तो ये धातु की पत्ती के ऊपर ये आपने क्या लगाया है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लकड़ी का एक गुटका है। इसके ऊपर एक लकड़ी का गुटका लगाते हैं और इस पर एक पेंच कस देते हैं, और वो किस में कस देते हैं, मेज में कस देते हैं। ये नीचे मेज है आपकी, ये धातु की 2 पत्तियाँ हैं। इस पर इस साइड में एक सिरे पर आपने ये क्या लगाया, लकड़ी का गुटका लगाया, पेंच के द्वारा, ये पेंच के द्वारा इस पर कस दिया, और मेज की सहायता से मेज पर ये कस दिए, ठीक है। अब जो दूसरा सिरा है इसका, इन पत्तियों का दूसरा सिरा, इन धातु की पत्ती का, एक सिरे पर तो ये लकड़ी का गुटका लग गया। अब दूसरे सिरे पर आपने एक पल्ला लगाना है, तराजू का पल्ला जैसे होता है, ठीक है ना। उस तरह से ये आपने एक पल्ला लगा दिया यहाँ पर, ये धातु की पत्ती के दूसरी ओर। एक और ये लकड़ी का गुटका लग गया और दूसरी ओर ये क्या लग गया, यहाँ पर ये पल्ला लगा दिया आपने, जिसमें आपने वेट रखने हैं, कोई द्रव्यमान, कोई वस्तु रखनी है आपने, जैसे ये रखी हुई है हमने यहाँ पर, ये वस्तु रखनी है, ठीक है। तो क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए, धातु की 2 पत्तियां आपने लेनी है, उसके एक सिरे पर ये लकड़ी का गुटका फिक्स करना है, और उस लकड़ी के गुटके पर ये 2 पेंच को मेज की सहायता से मेज पर फिक्स कर देंगे। मेज पर आप उसको फिक्स कर देंगे, जिससे कि वो हिले नहीं, इधर उधर ना हिले, ठीक है। और इसके दूसरी ओर इन धातु की पत्तियां जो है, इसके दूसरी ओर आप क्या करते हैं, एक पल्ला लगा देते हैं। पल्ला लगा दिया आपने यहाँ पर, और इस पल्ले का जो वेट है वो कितना है, MP है, MP, ठीक है। इस पल्ले का जो द्रव्यमान है, कह सकते हैं हम, जो द्रव्यमान वो कितना है, MP है। इसका जो अपना द्रव्यमान है, इस पल्ले का अपना द्रव्यमान जो है, जो द्रव्यमान है वो कितना है, MP है, ठीक है। और इस पल्ले में क्या रखते हैं हम, विभिन्न द्रव्यमान रखेंगे। कोई 5 किलोग्राम का, जैसे ये वेट रख दिया यहाँ पर, कभी हम 5 किलोग्राम का रखेंगे, कभी 10 किलोग्राम का रखेंगे, अलग अलग हम यहाँ पर द्रव्यमान रख सकते हैं, की वस्तु हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 धातु की पत्तियां हैं, उसके एक सिरे पर ये लकड़ी का गुटका है, जो मेज के साथ पेंच के द्वारा फिक्स है। दूसरे सिरे पर ये पल्ला रखा है, जिसका द्रव्यमान कितना है, MP है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, माना पल्ले का द्रव्यमान कितना है, MP है। इस पल्ले का द्रव्यमान, जो पल्ला है इस साइड में, ये पल्ला है, इसका द्रव्यमान, अपना द्रव्यमान कितना है, इसका MP है। अब आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ से इसको विस्थापित, यहाँ से धक्का दें इसको, इस पल्ले को, तो ये क्या करता है, सरल आवर्ती गति करता है। इस तरह से ये आप दोलन करेगा,
ठीक है ना, एक मध्यमान स्थिति के, ये हिलेगा, कभी दाएं जाएगा बाएं जाएगा, दाएं जाएगा बाएं जाएगा, इस तरह से ये क्या करेगा, कंपन करेगा एक प्रकार से। ठीक है, दो पत्तियों के बीच आपने ये पल्ला फिक्स कर रखा है ना, दो जो पत्तियां हैं धातु की पत्तियों के बीच, तो आप इधर से धातु की पत्ती को अगर यहाँ से इस साइड से अगर धक्का दें तो ये क्या करेगा, जो ये पल्ला है ये कंपन करेगा, दोलन करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। ठीक है, तो जब सरल आवर्त गति होती है तो वहाँ पर आवर्तकाल भी होता है, आवर्तकाल होता है। ठीक है, तो उस आवर्तकाल का मान कितना होता है, t बराबर 2π√m/k। ठीक है, जब आवर्तकाल होता है तो आवर्तकाल कितना होगा, t बराबर 2π√m/k। अब इसका वर्ग कर देंगे अगर हम, तो यहाँ पर आ जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, t का स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया दोनों साइड, और ये 2π√m/k का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 का वर्ग होगा तो कितना आ गया 4, पाई का स्क्वायर, पाई का वर्ग करेंगे, पाई का वर्ग तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आगे क्या स्टेप आ जाएगा, ये √m/k का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अगला स्टेप, टी स्क्वायर बराबर 4π स्क्वायर, और ये अंडर है, देखो m/k का भी अंडर के बाहरी अंडर साइन है, इस तरह से है, अंडर का साइन m/k का होल स्क्वायर। जब इस तरह से होता है, अंडर साइन भी होता है और उसका भी स्क्वायर होता है, तो ये अंडर साइन हट जाएगा, ये वाला साइन और ये स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, कितना आ जाएगा ये m/k। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दिया है, आपने ये देख रहे हैं यहाँ पर अंडर साइन भी है और स्क्वायर भी है, तो ये दोनों हट जाएंगे तो m/k बच जाएगा। तो कितना बच गया हमारे पास शेष, टी स्क्वायर बराबर 4π² m/k। ठीक है, तो यहाँ पर आप t आवर्तकाल है, m द्रव्यमान है, और k क्या है, पत्तियों का बल नियतांक, जो ये पत्तियाँ धातु की पत्तियाँ इनका बल नियतांक है। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, ठीक वही चीज़ लिख दी जो पीछे थी, टी स्क्वायर बराबर 4π² और m/k। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि t का मान किस पर निर्भर करेगा, देखो 4 मान तो निश्चित है, 4 का मान निश्चित होता है, पाई का मान भी निश्चित होता है, पाई का मान कितना होता है 3.14 या 22/7। के का मान, धातु की जो पत्तियां उनका बल नियतांक निश्चित होगा, तो ये टी स्क्वायर किस पर निर्भर कर रहा है, केवल इस m पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, किस पर निर्भर कर रहा है, m पर निर्भर कर रहा है, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती हो जाएगा m के। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस वाले को इस तरह से लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर किस पर निर्भर कर रहा है, m पर, यानी टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती है m के। ठीक है, बाकी तो कांस्टेंट है, निश्चित है, 4 का मान भी निश्चित है, पाई का मान भी निश्चित है और के का मान भी निश्चित है। तो टी स्क्वायर किस पर निर्भर कर रहा है, m पर निर्भर कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान किस पर निर्भर कर रहा है, m किस पर निर्भर कर रहा है, t पर निर्भर कर रहा है, टी स्क्वायर यानी आवर्तकाल पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान है, और t क्या है, आवर्तकाल है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि ये जो समीकरण नंबर 1 हमारी प्रदर्शित कर रही है, क्या प्रदर्शित कर रही है, जो अभी हमने निकाला कि जो द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर करता है, जो जड़त्व द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर करता है, आवर्तकाल पर निर्भर करता है, वस्तु के आवर्तकाल पर निर्भर करता है। तो अब क्या करना है हमने, सर्वप्रथम क्या करना है, देखो सर्वप्रथम पल्ले पर, जो पल्ला है उस पर m1 ज्ञात द्रव्यमान की वस्तु रख देते हैं। m1 का मान कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 5 किलोग्राम की आपने कोई वस्तु रखी या 10 किलोग्राम की वस्तु रखी, आपको मालूम है m1 का मान आपको मालूम है कितना है। ठीक है ना, उसका द्रव्यमान आपको मालूम है 5 किलोग्राम की है या 10 किलोग्राम की है, 20 किलोग्राम की है, जो भी आप द्रव्यमान ले रहे हैं m1 का मान आपको ज्ञात है। तो आपने क्या करना है, मैं पीछे चित्र में दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो ये वेट है, जो ये यहाँ पर क्या रख देना है, इस वेट की जगह क्या रख देना है, यहाँ पर इसको हटा के, और यहाँ पर m1 द्रव्यमान का जो भी है, आप जितना भी ले रहे हैं, 5 किलोग्राम ले रहे हैं, 10 किलोग्राम ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं उसको यहाँ पर पल्ले में रख देंगे। ठीक है, तो अब टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर जो वेट रखा है m1 प्लस mp हो जाएगा। देखो m1 तो ये रखा जो आपने वेट रखा, और mp किसका वेट है, इस पल्ले का वेट है, इस पल्ले का द्रव्यमान है, सॉरी पल्ले का द्रव्यमान है। m1 तो आपने यहाँ पर रखा, m1 द्रव्यमान की तो वस्तु रखी है आपने इसके ऊपर, पल्ले के ऊपर, और mp क्या है, इस पल्ले का अपना द्रव्यमान है। तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, m1 प्लस mp हो गया। ठीक है, अब जब आप इसको रख देंगे, जो ये आपने m1 प्लस mp, जो ये द्रव्यमान हो गया यहाँ पर पल्ले का, और जो आपने द्रव्यमान रखा m1 द्रव्यमान की जो वस्तु रखी, और इस पल्ले का द्रव्यमान टोटल कितना हो गया, m1 प्लस mp। तो जब आपने ये m1 द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर रखी,
ठीक है, इस पलड़े में रखी, तो आपने इसको विस्थापित करना है, यहाँ से आपने धक्का देना है, इसको विस्थापित करना है, तो ये क्या करेगा, दोलन करेगा। दोलन करेगा तो आप क्या करेंगे, स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच यानी विराम घड़ी होती है, उसकी सहायता से आप इसका आवर्तकाल ज्ञात कर लेंगे कि ये इसका आवर्तकाल कितना है। तो मान लीजिए वो आवर्तकाल कितना है, T1 है। बात समझ में आ रही। क्या किया आपने, इस पलड़े पर M1 द्रव्यमान की वस्तु रखी। M1 द्रव्यमान आपको ज्ञात है, वो 5 किलोग्राम हो सकता है, 10 किलोग्राम हो सकता है, जितने भी द्रव्यमान की आप वस्तु रख रहे हैं उसको आप नोट कर लेंगे। M1 का मान आपको ज्ञात है। तो अब टोटल वेट कितना हो गया आपका, M1 प्लस MP हो गया। अब इसको विस्थापित करते हैं, यहाँ से इस पलड़े को विस्थापित करते हैं। ठीक है, जैसे आप विस्थापित करेंगे तो इसका आवर्तकाल आप विराम घड़ी की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए कितना आता है उसका आवर्तकाल, T1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या किया आपने, सर्वप्रथम पलड़े पर जो पलड़ा है उस पर M1 ज्ञात द्रव्यमान की वस्तु को रखते हैं। ठीक है, तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुल द्रव्यमान बराबर हो जाएगा M1 प्लस MP। अभी हमने देखा पलड़े के ऊपर पलड़े का अपना द्रव्यमान MP है और M1 द्रव्यमान आपने रख दिया जो ज्ञात द्रव्यमान है। ठीक, तो यदि इस समय दोलन कराने पर, दोलन जब आप करेंगे विस्थापित करेंगे उसको, ठीक है, तो आवर्तकाल कितना आता है, T1 आता है। ये T1 किससे आप ज्ञात कर लेंगे, विराम घड़ी से ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो इस समीकरण नंबर 1 से द्रव्यमान किसके अनुक्रमानुपाती है, T स्क्वायर के, आवर्तकाल के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, M1 प्लस MP टोटल द्रव्यमान है, और आवर्तकाल कितना है, यहाँ पर T की जगह कितना है, T1 है, तो यह आ जाएगा T1 स्क्वायर। ठीक, समीकरण नंबर 1 के अनुसार, इस समीकरण नंबर 1 के अनुसार क्या है, M प्रोपोर्शनल टू, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, प्रोपोर्शनल साइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये M प्रोपोर्शनल है T स्क्वायर के, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना है अब हमारे पास, M1 प्लस MP प्रोपोर्शनल हो जाएगा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह T स्क्वायर के, ये T स्क्वायर के हो जाएगा T1 स्क्वायर, सॉरी T1 स्क्वायर। यहाँ पर आवर्तकाल कितना है, T1 स्क्वायर। जब आपने M1 द्रव्यमान की वस्तु रखी पलड़े के ऊपर तब आवर्तकाल कितना आ रहा है, T1 आ रहा है, तो T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T1 स्क्वायर, इस समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये तो है जब आपने ज्ञात द्रव्यमान की वस्तु रखी पलड़े के ऊपर। अब मान लीजिए कोई M2 वस्तु है जिसका द्रव्यमान आपको मालूम नहीं है। M1 का तो मान आपको मालूम था ना कि ये 5 किलोग्राम की है या 10 किलोग्राम की है या 20 किलोग्राम की, पर ये मालूम नहीं है आपको कितनी, ये निकालना है आपने, ये M2 निकालना है, ये द्रव्यमान निकालना है आपने। ठीक है, आपके पास एक वस्तु है M2, उसको आपने कहाँ रखा, फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ पर पहले आपने M1 द्रव्यमान की वस्तु रखी थी, अब कितने द्रव्यमान की वस्तु रखी है, जो ये रखी है पलड़े के ऊपर, M2 द्रव्यमान की, सॉरी कितने रखी, अब M2 द्रव्यमान की वस्तु रखी। तो अब टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका, M2 प्लस MP। M2 तो इस वस्तु का द्रव्यमान हो गया, M2 द्रव्यमान की जो आपने वस्तु रखी, और MP किसका वेट हो गया, इस पलड़े का वेट हो गया। फिर इसको विस्थापित किया आपने, यहाँ से धक्का दिया, इसको विस्थापित किया, तो अब इस समय आवर्तकाल कितना आता है, मान लीजिए T2 आता है। वो किस घड़ी से आप निकाल लेंगे, विराम घड़ी से, या स्टॉप वॉच कहते हैं उसको इंग्लिश में, उसकी सहायता से आप यहाँ पर आवर्तकाल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब पलड़े पर M2 अज्ञात द्रव्यमान की वस्तु आप रखते हैं। ये आपने M2 द्रव्यमान की जो अज्ञात है, आपको मालूम नहीं है, उसको आपने पलड़े पर रखा, तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, M2 प्लस MP। यदि इस समय दोलन कराने पर आवर्तकाल कितना है, T2 है। ठीक है, T2 है, कैपिटल T2 है आपके पास, पहले कितना था, T1 था, अब T2 है। तो और कैसे ज्ञात करेंगे आप ये T2 का मान या T1 का मान, विराम घड़ी से, स्टॉप वॉच से। ठीक है ना, आपने क्या करना है, जिस समय आपने विस्थापित किया उस समय घड़ी को ऑन कर देना है, और जैसे ही आपका आवर्तकाल, एक आवर्तकाल पूरा हो जाएगा, आपने स्टॉप वॉच बंद कर देनी है। तो आप ज्ञात कर लेंगे स्टॉप वॉच की सहायता से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, M2 प्लस MP, इस सूत्र से कुल द्रव्यमान कितना हो गया, M2 प्लस MP, और प्रोपोर्शनल साइन, और फिर ये T की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर आवर्तकाल कितना है, T स्क्वायर है। इस समीकरण नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो ये तो आ गया ज्ञात जो आपके पास द्रव्यमान है M1 के लिए, और ये अज्ञात जो आपके पास अज्ञात द्रव्यमान है M2 जो आपने निकालना है, उसके लिए ये आ गया समीकरण नंबर 3। तो अब आप इस समीकरण नंबर 2 और इस समीकरण नंबर 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, M1 प्लस MP, M1 प्लस MP बटा ये, इसको भाग दे देंगे समीकरण नंबर 3 से, दाईं साइड बाईं साइड से भाग दे दिया, M1 प्लस MP बटा M2 प्लस MP, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी तरह से दाईं साइड को भी लिख सकते हैं आप,
T1 स्क्वायर ऊपर लिख दिया और बटा T2 स्क्वायर। इस समीकरण नंबर 2 और 3 से आपने लिख दिया। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते। तो अब देखें यहाँ पर M1 का मान आपको मालूम है, ठीक है, 5 किलोग्राम भी हो सकता है, 10 किलोग्राम, जो भी है आपने जितनी भी वस्तु ली, मान लीजिए 5 किलोग्राम लिया तो M1 का मान कितना हो गया, 5 किलोग्राम। ठीक, MP का मान आपको मालूम है, MP क्या है, पल्ले का भार मालूम है आपको, वो आपने नाप रखा है पहले, पल्ले का भार। M1 मालूम है, MP मालूम है, ये MP भी आपको मालूम है। T1 आपको मालूम है, T1 आपने विराम घड़ी से नोट कर लिया, वो कितना आ सकता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी आया आपका, ठीक है। इसी तरह से T2 भी आपने ज्ञात कर लिया विराम घड़ी से। तो क्या क्या ज्ञात हो गया आपको, देखो कौन कौन सी राशियां आपको ज्ञात हो गई, M1 ज्ञात हो गया, MP ज्ञात हो गया, T1 ज्ञात हो गया, T2 ज्ञात हो गया, ये MP भी आपको ज्ञात है। केवल क्या ज्ञात नहीं है आपको, M2। तो ये सारी राशियां आपको ज्ञात हैं, M1 MP T1, M1 ज्ञात है, MP ज्ञात है, T1 ज्ञात है, T2 ज्ञात है। तो आप M2 एक अज्ञात राशि है इस सूत्र में, ठीक है, जो यह आपको यहाँ पर ये मिला। तो यहाँ पर केवल क्या अज्ञात है, M2। तो आप इन सम्मानों को रखकर किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, M2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें M1 MP T1 T2 का मान रखकर ये मान आपको ज्ञात है, अज्ञात M2 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अज्ञात द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। किसके आधार पर, जड़त्व तुला, जो आपने अभी देखा वो पीछे कैसा तुला था, जड़त्व तुला था, ठीक है। तो जड़त्व तुला का जो द्रव्यमान है आपने देखा किस प्रकार से आवर्तकाल पर निर्भर करता है, और उसके आधार पर आप किसी अज्ञात द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं जड़त्व तुला के आधार पर, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।